हमने यूट्यूब पर अवेलेबल करवाए थे। एक छोटा सा वीडियो हमने भूकंप पर बनाकर अपलोड किया था। काफी छोटा था, केवल एक सामान्य सी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से दी गई थी। आज हम विस्तार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। भूकंप किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है, जिसे भूकंप। अब भूकंप को समझने के लिए सीधा सा अर्थ है भू यानी हमारा अर्थ, कंप यानी उसके ऊपर कंपन महसूस होना। तो ये जो कंपन है वो किस प्रकार से धरातल के ऊपर महसूस किया जाता है, क्योंकि हम धरातल के ऊपर रहते हैं। हमने एक क्लासिफिकेशन किया था अर्थ के विभिन्न परतों का। तो अर्थ की जो लेयर्स है उसमें से सबसे अपर लेयर जो लेयर है उस लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं और इसी क्रस्ट पर हम रहते हैं। क्योंकि कंपन जो है महसूस लिविंग बॉडीज के द्वारा किया जाता है, यानी हम महसूस कर सकते हैं। हमें पता है जानवर हो चाहे इंसान हो वह महसूस करते हैं कि हाँ इसे कंपन कहते हैं। नॉन लिविंग जितने भी जो पदार्थ हैं, चाहे मकान ले लीजिए चाहे सड़क ले लीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपन कैसे आ रहा है। लेकिन चूंकि हम इंसान हैं और इंसान हमेशा से ही ये जानने का प्रयास करता रहा है कि ये जो भूकंप है कहाँ से और किस प्रकार से आ रहा है। तो उसी दृष्टि से अगर एक सीधा सा प्रश्न किया जाए कि मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु को हिलाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस वस्तु को जोर जोर से हाथ में लेकर इधर से मूव करवाओगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, अगर इसी बात को अगर मैं पृथ्वी के संदर्भ में कहूं कि पृथ्वी पर हमें ऐसा महसूस हो कि कंपन हो, तो हम क्या करेंगे या हम कहां तक सोच सकते हैं? तो ये समझने के लिए हमने कुछ फोर्सेस को पढ़ा था। भू संचलन एक हमारा टॉपिक रहा था, अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट के अंदर उस टॉपिक में हमने दो प्रकार की फोर्सेस को पढ़ा, कुछ इंडोजेनेटिक और कुछ होते हैं एक्सोजेनेटिक। अंतर्जात बल जो पृथ्वी के अंदर घटित होते हैं और बहिर्जात बल जो पृथ्वी के बाहर घटित होते हैं। आई होप इनके बारे में आपको पता चल गया होगा कि एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं और इंडोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि जो इंडोजेनेटिक जो फोर्स होते हैं वो पृथ्वी पर परिवर्तन लाते हैं, हलचल लाते हैं, कंपन लाते हैं, नए पदार्थों की रचना करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं, वे एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या करते हैं, इन असमानताओं को दूर करते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का कोई रोल नहीं रहता है लगभग भूकंप के निर्माण में। जो इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं, अंतर्जात बल। अंतर्जात बल में अभी तक हमने ज्वालामुखी क्रिया को पढ़ा है और दूसरा ये टॉपिक है जिसे हम भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। अब धरातल के अंदर कंपन लाना है, तो कंपन किस प्रकार से आएगा? जब दो चीजों को अगर हम आपस में टकराते हैं तो कंपन आ सकता है, या फिर हम किसी दो चीजों को खींचते हैं तो खींचने के बाद वह टूटती है तो कंपन आ सकता है, या फिर हम किसी चीज को धक्का दें तो कंपन आ सकता है। तो ये जो कंपन आता है ये अर्थ के अंदर कहां से आता है, कौन धक्का दे रहा है, किस प्रकार से जमीन के दो भाग एक दूसरे से दूर सरक रहे हैं या एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इससे पहले जो टॉपिक ज्वालामुखी का रहा था उसके अंदर हमने प्लेट मार्जिन्स को पढ़ा। प्लेट विवर्तनिक का थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है। तो उसी प्रकार से हमने प्लेट मार्जिन्स को समझा। प्लेट मार्जिन्स के अंतर्गत हमने देखा कि प्लेटों के तीन किनारे, एक संरक्षी किनारा, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, रचनात्मक किनारा
और एक है डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशात्मक किनारा। किनारों के अंदर हमने देखा था कि जब दो प्लेट्स, यहाँ पर मैं प्लेट्स के किनारे बता देता हूं आपको वापस। जब ये किनारा इस तरफ जा रहा है, ये किनारा इस तरफ जा रहा है, इस प्रकार की जो घटना होती है उसे हम संरक्षी किनारा कहते हैं। संरक्षी किनारा क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ही जो प्लेट है एक दूसरे के पास से सरक गई। दूसरा, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से पास न जाकर, क्योंकि इन टॉपिक को हम जब तक नहीं क्लियर करेंगे या जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, हम भूकंप को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही, इसे हम अभिसारी किनारा कहते हैं। ये विनाशात्मक होता है सबसे ज्यादा जब दो प्लेटें आपस में, अब दोनों ही तीर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी टकराएगी। टकराएगी तो घूम पर कंपन आएगा। इसी प्रकार से एक कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स होते हैं, उसमें प्लेट के दोनों ही किनारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पर मैं तीनों को ही बना देता हूँ ताकि आप इस तीनों में फर्क, क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारी क्लास रही, तो प्रीवियस क्लासेस अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो प्लेट मार्जिन्स को हमने बनाया जब प्लेटें एक दूसरे के पास से सरक रही। संरक्षी, इस प्रकार की स्थिति में विनाशात्मक, और इस प्रकार की स्थिति में रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये है प्लेट मार्जिन्स, इनका भी रोल रहता है भूकंप के निर्माण में। तो आगे बढ़ते हैं हम वन बाय वन, सभी स्लाइड्स को हम क्लियर करते हैं और समझते हैं कि भूकंप आखिर क्या है, किस प्रकार से ये घटित होती है। सबसे पहले भूकंप का अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है? साधारण तौर पर हम कह सकते हैं कि धरातल पर जो कंपन आता है या भूपृष्ठ पर भूगर्भिक शक्तियों द्वारा भूपृष्ठ पर कंपन। अब भूगर्भिक शक्तियां जो मैंने लिखा है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। भूगर्भिक यानी ये है इंडोजेनेटिक फोर्स। जो इंडोजेनेटिक फोर्स है उनके द्वारा भूपृष्ठ यानी क्रस्ट पर जो कंपन आता है, जो कैप उत्पन्न होता है, उसे हम भूकंप कहते हैं। यानी ड्यू टू इंडोजेनेटिक फोर्स क्रस्ट पर जो भी हलचल होगी उसे हम भूकंप के नाम से जानेंगे। भूपृष्ठ पर कुछ सेकंड में अभूतपूर्व परिवर्तन आते हैं। यानी भूकंप एक ऐसी घटना है जिससे भूपृष्ठ पर, यानी हमारा जो क्रस्ट है, क्रस्ट अच्छे तरीके से जान गए होंगे आप, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हमारे पेड़ पौधे हैं, जिस पर हमारी मकानों की नींव या हमारे मकान खड़े हैं, वह क्रस्ट, वहां पर कुछ ही सेकंड में अभूतपूर्व ऐसे परिवर्तन आते हैं जैसे परिवर्तन पहले कभी नहीं हुए हो। अचानक से कुछ ही सेकंड में कोई स्थान ऊपर उठ जाता है, कोई स्थान नीचे धंस जाता है, धरातल के अंदर दरारें आ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ता है, भूगर्भ में जहां कंपन उत्पन्न होता है उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। इसको हम समझते हैं कि देखिए ये हमारा अर्थ है, एक चित्र आएगा उसमें बाद में हम समझाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर अर्थ के बीचों बीच यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ पर कंपन शुरू हुआ। ठीक है, कंपन शुरू होगा जैसे कि हम पानी के अंदर अगर एक पत्थर को फेंकेंगे तो उसमें क्या होगा? लहरें उत्पन्न होगी। अब जहां पर हमने पत्थर फेंका है
वहां पर सबसे तेज लहरें होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ये लहरें जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जहां पर पत्थर गिरा है, जहां पर पत्थर गिरा है, या पर, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां पर कंपन शुरू हुआ है, उसे हम भूकंप मूल, रूट ऑफ अर्थक्वेक, या इसे फोकस कहते हैं। फोकस। क्लियर? ये है हमारा फोकस। भूगर्भ यानी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, वह फोकस कहलाता है। ठीक है? वह स्थान जो भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर स्थित होता है, उसे हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है? इसको भी हम समझते हैं कि एपिसेंटर क्या होगा या अधिकेंद्र क्या होगा। हमने कहा कि यहाँ पर ये अर्थ है, और अर्थ के बीचों बीच यहाँ पर हमारा कंपन शुरू हुआ। अब कंपन जहां पर शुरू हुआ उससे ठीक 90 डिग्री, देखिए ये इसका 90 डिग्री, यहाँ पर मैं 490 डिग्री, अर्थ गोल है। ठीक है? तो जहां पर अब एक साथ अर्थ गोल है, तो एक साथ 4 जगह पर कंपन महसूस हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपन शुरू होगा, और सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए ये अर्थ है, और अर्थ के ठीक इस स्थान पर कंपन, ये जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है ए पार्ट, और ये है अर्थ के ऊपर का बी पार्ट। तो ए पार्ट है वो तो कहलाता है हमारा फोकस, और जो बी है वो कहलाता है एपिसेंटर, या इसे अधिकेंद्र के नाम से कहते हैं। अधिकेंद्र और फोकस को अवकेंद्र भी कहा जाता है। अवकेंद्र या भूकंप मूल, या इसे फोकस के नाम से जानते हैं। ठीक है? क्लियर? कि फोकस क्या होता है, जहां से भूकंप शुरू होता है उसे फोकस कहते हैं, और जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले धरातल पर जिस स्थान पर महसूस होती है कि हाँ कंपन, क्योंकि भूकंप तो पृथ्वी के अंदर घटित हुआ है, और पृथ्वी से बाहर, जैसे कि हम मान लेते हैं कि भूकंप कहाँ घटित हुआ, मेंटल में या कोर मेंटल सीमा में हुआ, या फिर मेंटल के किसी भाग में। अब मेंटल की जो डेप्थ है, मेंटल की जो गहराई है, वो 2900 किलोमीटर है। तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर, या फिर 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर की गहराई पर अगर कोई कंपन शुरू होता है, तो वो धीरे 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 करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। अर्थ की लेयर को, सिस्टम को हम यहाँ पर बना देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये हमारा अर्थ का लेयर सिस्टम। ठीक है? और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर भूकंप का फोकस है, तो फोकस से ठीक 90 डिग्री ऊपर की तरफ यहाँ पर तो रहेगा हमारा एपिसेंटर, और ये है इसका फोकस। अब फोकस से एपिसेंटर ठीक 90 डिग्री ऊपर, यानी सबसे न्यूनतम स्थान पर या न्यूनतम दूरी पर स्थित होता है, जहां पर हमने भूकंप के झटके कहाँ महसूस किए, यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं पेड़ बना देता हूँ, ये खंभा बना देता हूँ, तो यहाँ पर हम रहते हैं, और यहाँ पर हमें महसूस हुआ। तो जहां पर महसूस होता है सबसे पहले झटके, वह उसका अधिकेंद्र कहलाता है। जब भी भूकंप आता है तो हम न्यूज चैनल में देखते हैं कि भूकंप का केंद्र कहाँ पर रहा। जैसे कि हम कहते हैं कि राजसमंद जिले में भूकंप 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 का केंद्र रहा, भूकंप का केंद्र राजसमंद में रहा। इसका अर्थ है कि भूकंप के झटके राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर, राजसमंद में महसूस किए। तो सबसे ज्यादा झटके कहाँ पर महसूस होंगे, राजसमंद में होंगे। फिर जैसे जैसे राजसमंद से हम पाली में जाएंगे, तो राजसमंद और पाली में डिस्टेंस है, तो पाली में राजसमंद की अपेक्षा झटके कम महसूस होंगे। जोधपुर जाएंगे तो उससे कम महसूस होंगे। इसी प्रकार से राजसमंद से हम उदयपुर में हैं, वहां पर झटके आपको राजसमंद के बाद उदयपुर में महसूस होंगे। उदयपुर से कम झटके महसूस कहाँ पर होंगे, आपको डूंगरपुर या बांसवाड़ा होंगे। भूकंप का ही एक उदाहरण आपने भी महसूस किया होगा। आज सुबह मैंने भी एक झटका सा महसूस किया अपने स्थान पर, कि सुबह सुबह थोड़ी सी हलचल धरातल में हुई थी, शायद आपने भी महसूस की होगी। तो ये महसूस, यानी उसकी जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा
कहां पर महसूस की जा रही है? पत्थर हमने फेंका पानी के अंदर, तो सबसे जहां पर पत्थर गिरेगा वहां पर सबसे बड़ी बड़ी तरंगे होंगी। और जैसे जैसे हम किनारों पर वो गोल गोल जो घेरा बनता है, वो जैसे जैसे हम किनारों की तरफ जाएंगे उसकी मात्रा वहां पर कम होती हुई दिखाई देगी। तो ये मात्रा है धीरे धीरे कम होती जाती है अधिक केंद्र से। यानी अधिक केंद्र से हम जितना अधिक दूर जाएंगे उतना ही अधिक वहां पर कंपन कम महसूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यहीं पर भूकंप का प्रभाव दिखाई देता है। यानी एपिसेंटर जो होता है उसी स्थान पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस होता है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि भूकंप यहाँ महसूस हुआ है। इस स्थान से दूर जाने पर भूकंप की तीव्रता घटती जाती है। यानी अगर मान लीजिए ये ए स्थान है और ए स्थान जो है भूकंप का एपिसेंटर है। अब ए स्थान जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि हमने राजसमंद का उदाहरण दिया, मान लीजिए ए स्थान पाली पर है, तो पाली से हम बी स्थान बना देते हैं जोधपुर, और सी स्थान बना देते हैं नागौर। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप जो महसूस होगा एपिसेंटर पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका रिक्टर स्केल पर इसका जो मापन है, रिक्टर स्केल क्या होता है आगे देखेंगे, इसका माप यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 8 होगा। यानी इसकी जो तीव्रता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैसे तीव्रता को कैसे काउंट किया जाता है उसको अब हम समझेंगे। लगभग 10 गुना कम होता है। यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 10 मिलेगा और यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये फर्क देखने को मिलता है। यानी सबसे ज्यादा झटके ए स्थान पर, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वहां पर इसके कंपन के जो झटके हैं वो धीरे धीरे आपको कम दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से कंपन चलता रहता है। समझते हैं इस चित्र के माध्यम से कि फॉल्ट। अब देखिएगा, देखिए ये धरातल का हिस्सा है, अब इसके अंदर फॉल्ट आया, ये दरार आ गई। ठीक है, अब दरार के बाद ये पूरी पूरी ब्लैक कलर की दरार है, फॉल्ट है। फॉल्ट क्या होता है और फोल्ड क्या होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। जब कोई वस्तु को दो अलग अलग हिस्सों से खींचा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जब वहां पर दो बल समझाए थे मैंने आपको, एक संपीड़नात्मक बल और एक तनाव मूलक बल, टेंशन फोर्स एंड कॉम्प्रेशनल फोर्स। जब हम कॉम्प्रेशनल फोर्स की बात करते हैं उस समय फोल्ड आता है। कॉम्प्रेशनल का अर्थ हो गया कि हम किसी वस्तु को दो अलग अलग दिशाओं से दबा रहे हैं। जब हम दबा रहे हैं तो वहां पर फोल्ड आएगा, सॉरी वहां पर फोल्ड आएगा, FAULD, फोल्ड। और जब वो दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर सरकेंगे, यानी ये हिस्सा इस तरफ सरक रहा है और ये हिस्सा इस तरफ सरक रहा है, तो वहां पर क्रैक आएगा या फिर फॉल्ट आएगा। जो फॉल्ट होता है उसे कहते हैं ब्रंस, और जो फोल्ड होता है उसे हम कहते हैं वलन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले ये स्थान, ये क्या है, भूकंप का केंद्र है। भूकंप यहाँ से उत्पन्न हुआ, इसे कहते हैं फोकस। फोकस से तरंगे चारों दिशाओं में बाहर निकलती। मान लीजिए पानी, और पानी के बीचों बीच आपने यहाँ पर पत्थर फेंका, और इस पत्थर फेंकने के बाद ये जो पत्थर है, ये पत्थर के बाद जो तरंगे हैं वो चारों दिशाओं में फैली। देखिए ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है। ठीक है, सबसे न्यूनतम जो दूरी होती है वो ठीक इसके 90 डिग्री पर, ये यहाँ पर हम बना देते हैं 90 डिग्री का एंगल। कि ठीक 90 डिग्री के ऊपर जिस स्थान पर हमने भूकंप को महसूस किया, 90 डिग्री पर जहां पर, वो कहलाता है हमारा एपिसेंटर, या इसे कहते हैं अधिकेंद्र। अब ये जो तरंगे हैं जहां पर हमने कहा कि यहाँ पर भूकंप का फोकस है, वहां से
तरंगे निकली। तो कौन कौन सी तरंगे निकलती है यहाँ से, कोई बताएगा? टाइप कीजिए कि यहाँ पर जब कंपन शुरू हुआ तो कौन कौन सी तरंगे, कौन कौन सी वेव्स यहाँ से जनरेट हुई। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। तो तीनों ही वेव्स को आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स किस प्रकार से वर्क करती है।